मेरा नाम प्रिया शर्मा है और 32 साल की उम्र में मैंने एक ऐसी जिंदगी बनाई है जिस पर मुझे गर्व है। मैं मुंबई में एक बड़ी टेक कंपनी में डेटा एनालिस्ट हूँ। लगातार तरक्की कर रही हूँ और इतना कमा रही हूँ जितना मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ये मेरे बचपन से बिल्कुल अलग है, जब 9 साल की उम्र में मेरी दुनिया बिखर गई थी। माँ ने तलाक के बाद मुझे और पापा को छोड़ दिया था और हम दोनों मुश्किल से गुजारा करते थे। मैंने बहुत मेहनत की, हर मौके के लिए लड़ी और सोचा था कि मैं उस दर्द को पीछे छोड़ आई हूँ। लेकिन फिर एक शरद ऋतु की शाम सब कुछ बदल गया। मेरे अपार्टमेंट के दरवाजे पर एक दस्तक ने मेरे अतीत को फिर से मेरे सामने ला खड़ा किया। मेरी माँ को किसी तरह पता चल गया था कि मैं कितना कमाती हूँ और वो मेरे सौतेले भाई के साथ आई थी मुझसे एक बड़ी रकम की मांग करने। उनके शब्द मुक्के की तरह लगे, बेशर्म और अहंकार से भरे हुए। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, ये एक ऐसा विश्वासघात था जो गहरा चोट करता था। वे अपनी चाहत पूरी करने के लिए कितना गिर सकते थे और वे कौन से राज छिपा रहे थे, मैं जानने वाली थी। और ये परीक्षा मेरे परिवार के बारे में सब कुछ आजमाने वाली थी। अगर आपने कभी परिवार में विश्वासघात का सामना किया है तो नीचे कमेंट में अपनी कहानी शेयर करें। आपकी बातें सुनना मेरे लिए बहुत मायने रखता। सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिएगा और असली जिंदगी के ड्रामा के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी माँ मुझे मेरे पैसों की वजह से ढूंढ लेगी। उत्तर प्रदेश में बड़ी होते हुए मेरी जिंदगी 9 साल की उम्र में हमेशा के लिए बदल गई। मेरी माँ मीरा स्टोन ने मुझे और मेरे पापा दीपक शर्मा को तलाक के बाद छोड़ दिया। वो धीरे धीरे दूर होती गई थी, हमेशा खोई खोई रहती थी, जब तक एक शाम उसने एक सूटकेस उठाया और बिना कुछ कहे चली गई। पापा ने बाद में बताया कि उसे किसी और से प्यार हो गया था, किसी ऐसे से जिसने उसे बेहतर भविष्य का वादा किया था। तलाक जल्दी हो गया और हमारे पास एक छोटा सा घर और बिलों का पहाड़ रह गया। माँ सिर्फ चली नहीं गई, वो गायब हो गई, पूरे राज्य के उस पार एक नई जिंदगी शुरू करने। सालों बाद मुझे पता चला कि उसका मेरा सौतेला भाई कालेब ग्रांट हुआ अपने नए पति के साथ। उसने कभी फोन नहीं किया, कभी मिलने नहीं आई, सिर्फ साल में एक बार जन्मदिन का कार्ड भेजती थी, जिसमें कुछ ठंडे शब्द होते थे जो दिलासे से ज्यादा चुभते थे। पापा ने सब कुछ झोंक दिया हमें चलाने में। वो एक छोटा सा ढाबा चलाते थे, जहां नाश्ता और खाना परोसते थे, सुबह से आधी रात तक काम करते। वो पराठे पलटते, काउंटर साफ करते, ग्राहकों से पैसे लेते। उनके हाथ कठोर हो गए थे अनगिनत घंटों से। ढाबा मुश्किल से चलता था। कुछ दिन तो पापा खर्चों के बाद 50 रुपए से भी कम लेकर घर आते। किराया हमेशा देर से जाता और फ्रिज अक्सर खाली रहता। पापा अपनी चिंता छिपाते थे, लेकिन मैं उसे उनके झुके कंधों में देखती थी। बिलों को देखकर मुझ जैसे आह भरते थे। वो थके हुए घर आते, फिर भी समय निकालते मेरा दिन कैसा रहा ये पूछने के लिए। उनकी आवाज में गर्माहट होती थी, तनाव के बावजूद। 13 साल की उम्र में मैं उन्हें अकेले संघर्ष करते नहीं देख सकती थी। मैंने पड़ोसियों के बच्चों की देखभाल शुरू कर दी। रात देर तक जागकर उनकी निगरानी करती और टॉर्च की रोशनी में पढ़ती। जल्द ही मैंने और काम संभाल लिए। एक किराने की दुकान में सामान रखना, स्कूल के बाद घर साफ करना, यहाँ तक कि सुबह अखबार बांटना। मैं जो भी कमाती वो पापा को दे देती, किराने का सामान या बिजली का बिल भरने के लिए। वो मना करते, कहते मुझे बच्चा बनना चाहिए, कमाने वाला नहीं। लेकिन मैं जिद करती। ये मेरा तरीका था माँ के छोड़े शून्य से लड़ने का। मैं अपनी थकान छिपाती, ऐसा दिखाती कि सब ठीक है, जबकि मेरे हाथ
फर्श साफ करते करते दुखते, या मेरे पैर अखबार लेकर मीलों साइकिल चलाते चलाते जलते। स्कूल मेरी जीवन रेखा थी। मैं देर तक रुकती मैथ क्लब के लिए, समीकरणों में डूबकर दर्द को बुलाने के लिए। पापा हमारी पुरानी रसोई की मेज पर मेरे साथ बैठते, होमवर्क में मदद करते जब वो आधे सोए ना हों। कहते मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कि मैं अपनी परिस्थितियों से ज्यादा मजबूत हूँ। उनके शब्द मुझे आगे बढ़ाते रहे जब मैं खुद पर शक करती, लेकिन माँ की अनुपस्थिति एक लगातार दर्द थी। मैं उनकी पुरानी तस्वीरों को देखती और सोचती कि मैं उनके रुकने के लिए काफी क्यों नहीं थी। वे सवाल मेरे अंदर एक खाई खोद गए, जिसे मैं काम और पढ़ाई के नीचे दबाती रही। हाई स्कूल तक मैंने खुद पर निर्भर रहना सीख लिया था। मैं हर पैसा बचाती, ज्यादा मेहनत से पढ़ती और कसम खाई कि मुझे कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी जैसे मुझे उसकी पड़ी थी। पापा मेरे लंगर थे, लेकिन मैं जानती थी कि वो हमेशा के लिए मुझे नहीं उठा सकते। मुझे अपना रास्ता खुद बनाना था, और मैंने बनाया, एक कठिन कदम के बाद एक। फिर भी उन शुरुआती सालों का बोझ मुझे पूरी तरह कभी नहीं छोड़ गया। मैंने जल्दी खुद पर खड़े होना सीख लिया था, लेकिन अतीत अब भी मुझे परेशान करता था। हाई स्कूल तक मैं जानती थी कि मेरा बाहर निकलने का रास्ता शिक्षा से है। मैं पढ़ाई में डूब गई, रात देर तक जागकर गणित सीखती और हर परीक्षा में टॉप करती। मेरे काउंसलर ने मेरी मेहनत देखी और मुझे स्कॉलरशिप की ओर दिखाया। 17 साल की उम्र में मैंने एक राज्य विश्वविद्यालय से डेटा एनालिटिक्स में पूरी फीस की स्कॉलरशिप जीती। एक ऐसा क्षेत्र जो मेरे पैटर्न और जवाबों के प्यार से मेल खाता था। स्कॉलरशिप मेरा पलायन थी, एक मौका अपना भविष्य फिर से लिखने का। लेकिन ट्यूशन ढकी होने के बावजूद बाकी सब कुछ के लिए मैं अकेली थी। किताबें, किराया, खाना, कोई सहारा नहीं था, बस मैं और मेरा दृढ़ संकल्प। जीने के लिए मैंने कई नौकरियां की। मैं कैंपस के एक ढाबे में वेटर का काम करती, गिरी हुई कॉफी से बचते हुए कोड याद करती। वीकेंड पर मैं एक छोटे लॉ फर्म में ऑफिस असिस्टेंट थी, फाइलें छांटती और फोन उठाती। देर रात मैं ऑफिस साफ करती, डेस्क पहुंचती, जब तक मेरी बाहें ना जलने लगे। मेरा शेड्यूल अथक था। सुबह 5 बजे उठना, आधी रात के बाद सोना। हमेशा गिनती करती कि अगले महीने के बिल भरने के लिए कितने घंटे चाहिए। हर रुपया जरूरी चीजों में जाता और थोड़ा सा इमरजेंसी के लिए बचता। मैं थकान को धकेलती आगे बढ़ती, अपने से किए वादे से प्रेरित कि मैं अपने अतीत को अपनी परिभाषा नहीं बनने दूंगी। कॉलेज एक कठिन दौर था, लेकिन इसने मुझे आकार दिया। मैंने अतिरिक्त कोर्स लिए, डेटा साइंस क्लब ज्वाइन किए और एक टेक स्टार्टअप में गर्मियों की इंटर्नशिप हासिल की। काम गहन था, घंटों नंबर क्रंच करना, लेकिन इसने मेरे कौशल को तेज किया। ग्रेजुएशन तक मेरे पास एक डिग्री, पुरस्कारों का ढेर और मुंबई की एक टेक कंपनी से नौकरी का प्रस्ताव था। वहां जाना एक नई दुनिया में कदम रखने जैसा था। मुंबई की चहल पहल, उसके टेक सीन ने मुझे एक नई शुरुआत दी। मैंने जूनियर एनालिस्ट के रूप में शुरुआत की, अपना सब कुछ काम में झोंका। 5 साल के भीतर मैं सीनियर रोल पर पहुंच गई, प्रोजेक्ट लीड करती और ऐसा वेतन कमाती जो मेरे बचपन की तुलना में अवास्तविक लगता था। अपनी सफलता के साथ मैंने पापा को कभी नहीं भूला। उन्होंने सब कुछ बलिदान किया था। वो ढाबा चलाते दिन रात हमें चलाने के लिए। जैसे ही मेरी आमदनी स्थिर हुई, मैंने उन्हें महीने का 5,000 रुपए भेजना शुरू किया। शुरुआत में ये ज्यादा नहीं था, लेकिन इससे उन्हें ढाबे के कर्ज चुकाने और उसकी छत ठीक करने में मदद मिली। बाद में मैंने उनकी गाड़ी की मरम्मत करवाई और यहाँ तक कि जब उनका फ्रिज खराब हो गया तो नया खरीदने के लिए भी पैसे भेजे। वो विरोध करते, कहते उन्हें मेरे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन मैं जिद करती,
ये उन्हें धन्यवाद देने का मेरा तरीका था, उनके बोझ को कम करने का जो उन्होंने इतने लंबे समय तक अकेले उठाया था। हर बार जब हम बात करते, उनकी आवाज गर्व से भर जाती। मुझे बताते कि मैं उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि हूं। वे पल किसी भी प्रमोशन से ज्यादा मायने रखते थे। माँ के साथ हालांकि कहानी अलग थी। उसका साल में एक बार का जन्मदिन कार्ड अब भी आता था। हर एक उसकी अनुपस्थिति की एक ठंडी याद दिलाता। जन्मदिन मुबारक, उम्मीद है तुम ठीक हो, वो लिखती। उसके शब्द तेज और खोखले। कोई कॉल नहीं, कोई मुलाकात नहीं, बस वे कार्ड दराज में इकट्ठे होते जाते। वे पुराना दर्द जगाते, सवाल जिन्हें मैं दबाने की कोशिश करती। उसने मुझे क्यों छोड़ा? उसने परवाह क्यों नहीं की? मैं उन विचारों को नीचे धकेलती, अपने काम और पापा के शांत समर्थन पर ध्यान केंद्रित करती। लेकिन दर्द बना रहा। मुंबई में मेरी जिंदगी वो थी जो मैंने शून्य से बनाई थी। मैंने डाउनटाउन में एक आधुनिक अपार्टमेंट खरीदा, इसे उन चीजों से भरा जो घर जैसा महसूस कराती थी। मेरे सहयोगी मेरा सम्मान करते थे और मुझे ऐसे दोस्त मिले जो मेरा चुना हुआ परिवार बन गए। मैंने सोचा कि मैंने अपने अतीत का दरवाजा बंद कर दिया है, कि मैंने साबित कर दिया कि मुझे माँ की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ घाव भरते नहीं, चाहे आप कितनी ऊंचाई पर चढ़ जाएं। मैंने सोचा था कि मैं अतीत को पीछे छोड़ आई हूं, जब तक एक शरद ऋतु की शाम एक तेज दस्तक ने मेरे अपार्टमेंट के दरवाजे पर मुझे झकझोर दिया। मैंने दरवाजा खोला और अपनी माँ को वहां खड़ा पाया। उसकी मुस्कान चौड़ी थी, लेकिन अजनबी, मेरा सौतेला भाई कालेब उसके बगल में झुका हुआ था। 2 दशक से ज्यादा हो गए थे उसका चेहरा देखे, और वो दृश्य मुझे एक लहर की तरह मारा। आधा झटका, आधा दर्द। वो आगे बढ़ी, बाहें खोलकर, जैसे हम कभी अलग नहीं हुए। प्रिया, मेरी प्यारी बेटी, बहुत लंबा हो गया, उसने कहा मुझे एक गले में खींचते हुए, जो मैंने वापस नहीं किया। हम मेरे लिविंग रूम में बैठे, वो जगह जो मैंने अपनी बनाई थी, लेकिन उनकी मौजूदगी से ये विदेशी लगने लगी। माँ की आंखें इधर-उधर घूमी, चिकने फर्नीचर पर रुकी, मुंबई के स्काईलाइन के दृश्य पर मेरी खिड़कियों से। उसने छोटी बातचीत से शुरुआत की, कैसे उसने मुझे मिस किया, कितनी गर्वित थी। लेकिन उसके शब्द खोखले लगे, जैसे किसी स्क्रिप्ट की लाइनें। फिर वो बात पर आई। मैंने सुना तुम बहुत अच्छा कर रही हो, उसने कहा, अपना लहजा बदलते हुए। बड़ी नौकरी, अच्छी कमाई। वो करीब झुकी, उसकी मुस्कान कसी। कालेब जल्द ही कॉलेज शुरू कर रहा है। उसकी फीस 60,000 रुपए, और हमें तुम्हारी मदद चाहिए, बस थोड़ा सा सहारा, शायद 3,000 महीना हमें चलाने के लिए। मैं जम गई, उसके शब्द मुझ में डूबते। 60,000 रुपए, 3,000 महीना। आंकड़े चौंकाने वाले थे, लेकिन ये उसका सहज अधिकार था जो सबसे ज्यादा चुभा। कालेब आखिरकार ऊपर देखा, मुस्कुराते हुए। अच्छी जगह है दीदी, लेकिन किसी के लिए जो तुम्हारी तरह बैंक बना रहा है, थोड़ा छोटा है, उसने कहा। उसका लहजा तिरस्कार से भरा। वो मेरे सोफे पर फैल गया, अपने जूते कॉफी टेबल पर रखते हुए, जैसे वो उसका मालिक हो। तुम बेहतर कर सकती हो, उसने जोड़ा, फिर से अपना फोन स्क्रॉल करते हुए। उसका अहंकार, उसकी गणना की गई गर्मजोशी, ये बहुत ज्यादा था। मेरा पेट गुस्से और अविश्वास के मिश्रण से मंथन कर रहा था। ये पुनर्मिलन नहीं था, ये एक लेन देन था। मैंने उनके अनुरोध को समझने की कोशिश की। माँ आगे बोलती रही, संघर्ष की एक तस्वीर पेंट करते हुए कहती कि वो और कालेब मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। उसकी आवाज नर्म थी, लगभग विनती करती, लेकिन उसकी आंखें तेज थीं, मेरी हर प्रतिक्रिया पर नजर रखती। उसने फिर से मेरी नौकरी का जिक्र किया।
मेरी सैलरी के बारे में संकेत दिया, जैसे उसमें अपना होमवर्क कर लिया हो। तुम्हारे पास अब इतना कुछ है प्रिया, उसने कहा। परिवार, परिवार की मदद करता है ना? परिवार शब्द एक थप्पड़ की तरह लगा। वो कहाँ थी जब पापा और मैं मुश्किल से गुजारा कर रहे थे, जब मैं किराने का सामान खरीदने के लिए रातों काम कर रही थी। मेरा एक हिस्सा उस पर विश्वास करना चाहता था, इसे चीजों को सुधारने का मौका देखना चाहता था। मैंने सालों इस बारे में सोचते हुए बिताए थे कि उसका वापस आना कैसा होगा, उसे समझाते हुए सुनना कि उसने क्यों छोड़ा। शायद ये वही था, चीजों को फिर से बनाने का मौका। लेकिन संदेह मुझे कुरेद रहा था। उसका अचानक प्रकट होना, मेरी आमदनी पर उसका फोकस, ये बहुत सुविधाजनक लगा। कालेब का रवैया मदद नहीं कर रहा था। उसने उसकी दुखी कहानी को बीच में रोका, अपने खराब छात्रावास के बारे में शिकायत करते हुए कहते हुए कि वो कॉलेज में फिट होने के लिए बेहतर गाड़ी का हकदार है। उसकी अधिकारिता उसका प्रतिबिंब थी और इसने मेरी त्वचा को रेंगना शुरू कर दिया। मैंने अपनी आवाज स्थिर रखी, पूछते हुए कि उन्होंने मुझे कैसे ढूंढा। माँ ने इसे टाल दिया, कहते हुए कि उसने पुराने दोस्तों के जरिए चीजें सुनी थी। उसकी अस्पष्टता ने मेरे दिमाग में अलार्म बजा दिया। मैंने उन्हें बताया कि मुझे सोचने के लिए समय चाहिए, कि 60,000 रुपए कुछ ऐसा नहीं था जो मैं बस सौंप सकती। माँ की मुस्कान फीकी पड़ गई और कालेब ने फुसफुसाते हुए कुछ बड़बड़ाया कि मैं कंजूस हूं। वे जल्द ही चले गए। माँ ने कॉल करने का वादा किया। उसका गले बहुत लंबा रहा। मैंने दरवाजा बंद किया। मेरा दिल धड़क रहा था, गुस्से और उम्मीद की एक झलक के बीच फंसा, जो मुझे महसूस करने से नफरत थी। अगली सुबह मुझे मेरी माँ से एक टेक्स्ट आया। मैं माँ और कालेब से मिलने मुंबई के एक व्यस्त कैफे में गई। उनके मेरे अपार्टमेंट आने के बाद स्पष्टता की उम्मीद में जगह भरी हुई थी। बातचीत की गूंज कॉफी कप की खनक के साथ मिल रही थी। मैंने उन्हें एक कोने की टेबल पर देखा, माँ अपनी अभ्यास की हुई मुस्कान के साथ, कालेब अपने फोन के साथ झुका हुआ। मेरा पेट मरोड़ने लगा। जब मैं बैठी, उनकी मौजूदगी मुझे उस अतीत में वापस खींच रही थी जिससे मैं लड़कर भागी थी। मुझे जवाब चाहिए थे, शायद एक असली कनेक्शन भी। लेकिन उनकी आंखें मुझे बता रही थीं, परिवार के बारे में नहीं था। माँ ने नर्म लहजे से शुरुआत की। उसके शब्द नकली गर्मजोशी से टपक रहे थे। प्रिया, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, उसने कहा, मेरे हाथ के लिए पहुंचते हुए। मैंने पीछे हटाया, अपनी चौकसी बनाए रखते हुए। उसने उन सभी सालों के बारे में एक कहानी शुरू की कि वो क्यों गई थी। उसकी आवाज बस काफी कांपती थी, ईमानदार लगने के लिए। तुम्हारे पापा ने मेरे लिए संपर्क में रहना असंभव बना दिया, उसने दावा किया। उसकी आंखें दिखावटी उदासी से चौड़ी। उसने मुझे बाहर कर दिया, तुम्हें मुझसे दूर रखा। मैंने कोशिश की प्रिया, सच में की। उसके झूठ जोर से लगे सच को मरोड़ते हुए, जो मैं बहुत अच्छी तरह जानती थी। पापा ने उससे फोन करने, मिलने आने की विनती की थी, लेकिन उसने अपनी नई जिंदगी को हमारे ऊपर चुना था। विश्वासघात अब ज्यादा तीखा चुभा। जब मैं बच्ची थी, उससे भी। मैं चुप रही, उसे बोलने देती। उसने खुद को एक पीड़ित के रूप में चित्रित किया, कहती कि तलाक के बाद से वो संघर्ष कर रही है, मुश्किल से गुजारा कर रही है। कालेब का भविष्य दांव पर है, उसने कहा। उसका लहजा अत्यावश्यकता की ओर बदलता। हमें कॉलेज के जरिए उसे निकालने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। इससे पहले कि मैं जवाब दे पाती, कालेब अपनी आवाज घमंड से भरी बोल पड़ा। हाँ, मुझे कैंपस में घूमने के लिए एक गाड़ी चाहिए, उसने कहा। ऊपर देखे बिना कुछ अच्छा, जैसे एक मर्सिडीज और एक नया फोन। ये वाला बकवास है। उसकी मांगे बेतुकी थीं। 30,000 की गाड़ी और 10,000 का फोन।
जैसे मैं उसे एक ऐसी जीवन शैली देने को बाध्य हूं जो मेरे पास कभी नहीं थी। मैंने अपने कॉफी कप को कसकर पकड़ा। गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तुम 60,000 के ऊपर एक गाड़ी और फोन मांग रहे हो, मैंने कहा। मेरी आवाज स्थिर लेकिन तेज। कालेब ने अपनी आंखें घुमाई। तुम अमीर हो प्रिया दीदी, बड़ी बात क्या है, उसने चिढ़ाते हुए कहा, अपना फोन टेबल पर फेंकते हुए। मां कूदी, उसका लहजा अब विनती करते। हम परिवार है प्रिया, तुम्हारे पास अब इतना कुछ है क्या? तुम थोड़ा साझा नहीं कर सकती? उसके शब्द उसके अपार्टमेंट विजिट की प्रतिध्वनि थे, लेकिन अब वे ज्यादा बेताब, ज्यादा गणनात्मक लगे। मैंने उसके नाटक को देख लिया। जिस तरह से वो परिवार पर झुकी, मुझे देने के लिए, दोषी ठहराने के लिए। मैंने एक गहरी सांस ली। मेरा दिमाग दौड़ रहा था। मेरे पास जो कुछ भी है, मैंने उसके लिए काम किया है, मैंने कहा, मेरी आवाज मजबूत। पापा और मेरे पास तुम्हारे जाने के बाद कुछ नहीं था। मैं कोई बैंक नहीं हूं। मां का चेहरा सख्त हो गया। उसका मास्क फिसल रहा था। तुम बहुत स्वार्थी हो, उसने थूका। मैंने तुम्हें जीवन दिया और यही है तुम मुझे कैसे चुकाती हो? उसके आरोप ने गहरा चोट किया, पुराने घावों को उभारते हुए। लेकिन मैं उसे हेर फेर नहीं करने दूंगी। कालेब ने तिरस्कार किया बड़बड़ाते हुए। पता था तुम ऐसी ही होगी। पापा तुम्हारे बारे में सही थे। उसके शब्द एक चुभन थे, दर्शाते कि मां के पति ने उसका दिमाग मेरे बारे में झूठ से भर दिया था। बहस तेजी से बढ़ी। मां ने अपनी आवाज उठाई। मुझे उसकी अनुपस्थिति के लिए दोष देती। अगर तुमने संपर्क किया होता, चीजें अलग हो सकती थीं, उसने कहा। उसकी आंखें गुस्से से चमकती। मैंने वापस गोली दागी। तुमने मुझे 9 साल की उम्र में छोड़ दिया था। तुमने कार्ड भेजे, कॉल नहीं, ये मुझ पर मत डालो। मेरा दिल धड़क रहा था। सालों का दर्द बाहर निकल रहा था। कालेब कूदा चिल्लाते हुए कि मैं उनके लिए बहुत अच्छी हूं, कि मैं उन्हें उन सभी के लिए बाध्य हूं जो उन्होंने झेला था। कैफे शांत हो गया। आंखें हमारी ओर मुड़ी, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। मैं खड़ी हो गई, मेरी कुर्सी फर्श पर घिसटती। मैं यहां से जा रही हूं, मैंने कहा। मेरी आवाज गुस्से से कांप रही थी। मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाली। मां ने मेरा हाथ पकड़ा। उसकी पकड़ कसी। तुम्हें इसका पछतावा होगा प्रिया, उसने फुफकारा। उसका चेहरा निराशा से मुड़ा हुआ। मैंने छुड़ाया। पीछे मुड़े बिना बाहर चली गई। उनकी आवाजें पीछे फीकी पड़ती गईं। मेरी छाती गुस्से और दुख के मिश्रण से दर्द कर रही थी। मैं विश्वास करना चाहती थी कि मां बदल गई होगी, लेकिन वो वही थी, मुझे वैसे ही इस्तेमाल कर रही थी जैसे उसने पापा को किया था। कालेब की अधिकारिता ने इसे और खराब कर दिया। मैं घर गई, लेकिन वे अभी रुके नहीं थे। उस दोपहर मेरे अपार्टमेंट की बजर बजी, मुझे बेचैन काम के प्रयास से खींचते हुए। मैंने दरवाजा खोला और मां और कालेब को फिर से खड़ा पाया, बिना बुलाए। मां की मुस्कान पहले से कसी हुई थी। उसकी आंखें घबराई हुई इधर उधर देख रही थीं। कालेब दीवार के सहारे झुका हुआ था, अपना फोन स्क्रॉल करते हुए। उसकी अभिव्यक्ति ऊब से भरी, लेकिन उम्मीदवार। कैफे में हमारे झगड़े के बाद मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी जल्दी वापस आएंगे। हम सिर्फ बात करना चाहते हैं, मां ने कहा। उसकी आवाज अत्यधिक मीठी, लेकिन मुझे एक ठंड महसूस हुई। मैंने उन्हें अपने बेहतर निर्णय के खिलाफ अंदर आने दिया, एक और दृश्य से बचने की उम्मीद करते हुए। वे मेरे सोफे पर बैठे, मां अपना पर्स पकड़े, कालेब फैला हुआ जैसे वो इसका मालिक हो। मैं किचन काउंटर के पास खड़ी रही, बाहें पार की उन्हें बारीकी से देखते हुए। मां ने छोटी बातचीत के साथ शुरुआत की, मेरी नौकरी के बारे में पूछते हुए, लेकिन उसके सवाल बहुत नुकीले थे। मैं कितना कमाती हूं, मैं अपना पैसा कैसे मैनेज करती हूं। फिर उसने पिवोट किया,
उसका लहजा तेज। तुम बहुत अच्छा कर रही हो प्रिया, उसने कहा। तुम हमारी मदद क्यों नहीं कर सकती? कालेब एक मौका पाने का हकदार है। कालेब ने सिर हिलाया, बड़बड़ाते हुए। हाँ, ऐसा नहीं है कि तुम गरीब हो। उनका आग्रह एक जाल की तरह लगा और मैंने अपने जवाब अस्पष्ट रखे। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं पानी लेने के लिए दूर चली गई, उन्हें थोड़ी देर के लिए छोड़ते हुए। जब मैं लौटी, कालेब मेरी डेस्क पर था। मेरे लैपटॉप की स्क्रीन चमक रही थी। मेरा दिल डूब गया। वो मेरे ब्राउजर को क्लिक कर रहा था। मेरी बैंकिंग ऐप खुली हुई। तुम क्या कर रहे हो? मैं चिल्लाई। दौड़ते हुए कालेब ने कंधे उचकाए, बिना किसी असर के। बस चेक कर रहा था, उसने कहा मुस्कुराते हुए। माँ कूदी, उसकी आवाज रक्षात्मक। हम बस उत्सुक थे प्रिया, उसने कहा। तुम्हारे पास इतना कुछ है, इसे छिपाना क्यों? उसके शब्दों ने मेरे सबसे बुरे डर की पुष्टि की। वे मेरे खातों के पीछे थे। मैंने लैपटॉप छीन लिया। मेरे हाथ कांप रहे थे। तुम मेरी चीजों को मत छुओ, मैंने कहा। मेरी आवाज नीची लेकिन मजबूत। मैंने स्क्रीन चेक की। मेरा वित्तीय डैशबोर्ड खोला गया था। लॉगिन प्रयास लॉग किए गए। मेरा दिमाग पापा की ओर दौड़ा। माँ ने मेरी आमदनी के बारे में चीजें सुनने का जिक्र किया था, और अब ये? मैंने अपनी ईमेल खोली, दिल धड़कता हुआ, और पापा के अकाउंट से एक फॉरवर्ड मैसेज देखा, जिसमें मेरी नौकरी और सैलरी का विवरण था। माँ के पते पर भेजा गया। उसने पापा की ईमेल हैक की थी, उनके विश्वास का इस्तेमाल किया मेरी जिंदगी में खोदने के लिए। विश्वासघात एक मुक्के की तरह लगा, न सिर्फ मेरे लिए बल्कि पापा के लिए भी, जिन्होंने कभी उसके विश्वास को धोखा नहीं दिया। तुमने पापा की ईमेल हैक की, मैंने मांग की, माँ की ओर मुड़ते हुए। उसका चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसने इनकार नहीं किया। इसके बजाय उसने वार किया। तुम्हारे पापा एक असफल है प्रिया, उसने थूका, वो दयनीय ढाबा चलाते हुए, तुम्हें अपने साथ नीचे खींचते हुए। मुझे जानना था कि तुम इतनी अच्छी कैसे निकली। उसके शब्द जहर थे, उस आदमी को फाड़ते हुए जिसने मुझे अकेले पाला था। कालेब हंसा जोड़ते हुए। हाँ, वो एक लूजर है, तुम उससे बेहतर हो। उनकी क्रूरता ने मेरे अंदर कुछ जला दिया। मैं उनकी ओर बढ़ी, मेरी आवाज स्थिर, मेरे गुस्से के बावजूद। बाहर निकलो या मैं पुलिस को बुला रही हूं, मैंने कहा, अपना फोन उठाते हुए। माँ की आंखें चौड़ी हुईं, उसका संयम दरकता। तुम अपनी ही माँ पर पुलिस बुलाओगी? उसने फुफकारा, खड़ी होते हुए। कालेब ने तिरस्कार किया, अपना फोन सोफे पर फेंकते हुए। शांत हो जाओ, ये इतना गंभीर नहीं है, उसने कहा। लेकिन उसकी आवाज कांपी। मैं पीछे नहीं हटी। तुमने पापा की ईमेल में सेंध लगाई और मेरे खाते तक पहुंचने की कोशिश की। ये काफी गंभीर है, मैंने कहा। 911 डायल करती, लेकिन अभी कॉल नहीं किया। माँ ने कालेब का हाथ पकड़ा, उसे दरवाजे की ओर खींचते हुए। तुम गलती कर रही हो प्रिया, उसने चेतावनी दी, उसकी आवाज ठंडी। हम अभी खत्म नहीं हुए। वे बाहर निकल गए, तनाव से भारी हवा छोड़ते हुए। मैंने दरवाजा बंद किया। मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे और अपने लैपटॉप पर बैठ गई। लॉग ने पुष्टि की, कई असफल लॉगिन प्रयास। एक ब्राउज़र टैब मेरे बैंक के पासवर्ड रीसेट पेज पर खुला। डेटा एनालिटिक्स में मेरी ट्रेनिंग ने मुझे सावधान बना दिया था। मुझे पता था कि वे वित्तीय विवरण खोद रहे थे। पापा की ईमेल कि माँ की हैकिंग सिर्फ एक उल्लंघन नहीं थी, ये सबूत था कि उसने कभी हमारी परवाह नहीं की, सिर्फ वो ले सकती थी। उसकी कार्रवाइयों का वजन मुझ पर बस गया, गुस्से और विश्वासघात का मिश्रण। मुझे जानना था कि वो कितनी दूर गई थी। मैंने सच जानने के लिए अपने पापा को फोन किया। उनकी विजिट के तुरंत बाद मैंने पापा का नंबर डायल किया। मेरे हाथ अब भी माँ की घुसपैठ से कांप रहे थे। जब उन्होंने जवाब दिया, उनकी आवाज गर्म थी, लेकिन थकी हुई।
और मुझे उनके बोझ में जोड़ने से नफरत थी। मैंने उन्हें माँ के बारे में बताया, जिसने उनकी ईमेल हैक की, उसके उनके बारे में झूठ कि उन्होंने उसे दूर रखा, और उनके मेरे खातों तक पहुंचने के प्रयास के बारे में। वो तुम्हारे बारे में झूठ बोल रही है पापा, मैंने कहा। मेरी आवाज गुस्से से कसी। उन्होंने आह भरी। हैरान नहीं? ये मीरा है, उन्होंने चुपचाप कहा। उसने हमेशा चीजों को अपने अनुसार मोड़ा। उन्होंने पुष्टि की कि उनकी ईमेल समझौता की गई थी। किसी ने हफ्तों पहले उनका पासवर्ड बदल दिया था। ये सुनना मुझे कुचल रहा था कि उसने फिर से उनके विश्वास का उल्लंघन कैसे किया, लेकिन इसने हम दोनों की रक्षा करने के मेरे संकल्प को मजबूत किया। अगले दिन मैं अपने वकील मार्क सुलिवन के पास पहुंची। मार्क तेज पद्धतिगत थे और शब्दों में घुमाते नहीं थे। ये गंभीर है प्रिया, उन्होंने कहा, मेरे सबूत की समीक्षा करते हुए लॉगिन प्रयासों के स्क्रीनशॉट, पापा के खाते से फॉरवर्ड ईमेल। हमने मुंबई कोर्ट हाउस में एक प्रतिबंध आदेश के लिए दायर किया, मां की अनधिकृत पहुंच और कालेब की साझेदारी का हवाला देते हुए। प्रक्रिया कठिन थी, कागजी कार्रवाई और सुनवाई के साथ, लेकिन मार्क ने मुझे इसके माध्यम से मार्गदर्शन दिया। हफ्तों के भीतर अदालत ने मां और कालेब के खिलाफ एक स्थायी प्रतिबंध आदेश दिया, उन्हें मुझसे संपर्क करने या मेरे घर के पास आने से रोकते हुए। न्यायाधीश का फैसला एक भार उठने जैसा लगा, उनकी योजनाओं के खिलाफ एक कानूनी ढाल। दिनों बाद मुझे अपने बैंक से एक नोटिफिकेशन मिला। किसी ने मेरी बचत से 10,000 रुपए ट्रांसफर करने की कोशिश की थी, जिसने 2 कारक प्रमाणीकरण ब्लॉक को ट्रिगर किया। मुझे पता था, ये मां थी, अभी भी आदेश के बावजूद खोद रही थी। मेरे खाते कसकर बंद थे। डेटा एनालिस्ट के रूप में मैंने जो सुरक्षा सेट की थी, उसकी बदौलत उसकी विफलता ने मुझे एक गंभीर संतोष दिया, लेकिन इसने मुझे खोखला भी छोड़ दिया। वो सिर्फ पैसों के पीछे नहीं थी, वो मेरी बनाई हर चीज को खोलना चाहती थी। मैंने प्रयास को मार्क को रिपोर्ट किया, जिन्होंने अदालत के साथ एक फॉलोअप दायर किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि अगर मां ने फिर से कोशिश की तो उसे परिणाम भुगतने होंगे। 1 साल बाद मेरी जिंदगी बदल गई थी। मां की कार्रवाइयों की खबर उसके सर्कल में फैल गई। आंटी रूथ स्टोन, मां की बड़ी बहन, मुझसे संपर्क किया। उनकी आवाज खेद से भारी। मीरा बचपन से ऐसी रही है, आंटी रूथ ने कहा, मां के हेर-फेर की कहानियां साझा करते हुए। कैसे उसने परिवार से झूठ बोला, पैसे उधार लिए जो उसने कभी वापस नहीं किए। रूथ की ईमानदारी ने मुझे देखने में मदद की कि मां का विश्वासघात व्यक्तिगत नहीं था, ये वो थी जो वो थी। इस बीच मां और कालेब ने पुल जला दिए। दोस्तों और रिश्तेदारों ने उनके झूठ से थककर उन्हें काट दिया। वे एक छोटे शहर में चले गए। उनका सामाजिक घेरा कुछ भी नहीं सिकुड़ गया। उनके लालच के लिए एक उपयुक्त परिणाम। मैंने डॉक्टर एलन ब्रुक्स को देखना शुरू किया, एक थेरेपिस्ट जो एक सहयोगी द्वारा अनुशंसित थीं। डॉक्टर ब्रुक्स धैर्यवान थीं। मुझे मां के परित्याग और हाल की कार्रवाइयों के आघात को खोलने में मदद करते हुए, तुमने उसकी पसंद को बहुत लंबे समय तक उठाया है, उन्होंने एक सत्र में कहा। उनकी आवाज शांत लेकिन मजबूत। महीनों के काम के माध्यम से मैंने उस अपराध बोध को जाने देना सीखा, जो मैंने महसूस किया था कि मां के लिए पर्याप्त ना होने के लिए। मुझे एहसास हुआ कि उसकी अनुपस्थिति उसकी विफलता थी, मेरी नहीं। उन सत्रों ने मुझे स्पष्टता दी, उसे मुझे परिभाषित किए बिना ठीक होने का एक तरीका। अपनी यात्रा से प्रेरित होकर मैंने मुंबई में एक छोटा चैरिटी फाउंडेशन स्थापित किया, अपनी आय का हिस्सा संघर्षरत परिवारों के बच्चों का समर्थन करने के लिए फनल करते हुए। फंड ने स्कॉलरशिप और मेंटोरशिप की पेशकश की, वे चीजें जो मैं बड़ी होते हुए चाहती थी, उत्तर प्रदेश में मुश्किल से गुजारा करते हुए। इसे लॉन्च करना उस लड़की को वापस देने जैसा लगा जो मैं थी। मेरी दोस्त काजल,
एक सोशल वर्कर ने मुझे इसे सेटअप करने में मदद की। उसका उत्साह संक्रामक था। नीना, एक साथी एनालिस्ट ने वेबसाइट डिजाइन की और रोहन, मेरा पड़ोसी, अपने कम्युनिटी नेटवर्क के माध्यम से शब्द फैलाया। उनके समर्थन ने मुझे याद दिलाया कि मैं अकेली नहीं हूं। इस सबके दौरान पापा मेरे लंगर थे। मैं अक्सर उन्हें अपने अपार्टमेंट में स्वागत करती, उन्हें मेरी बनाई जिंदगी पर रोशन होते देखती। मेरे दोस्त काजल और नीना, रोहन मेरा चुना हुआ परिवार बन गए। वे लोग जो बिना कुछ उम्मीद के दिखाई देते थे। उन्होंने मेरी जीत का जश्न मनाया। जब मैं लड़खड़ाई तो सुना और मुझे याद दिलाया कि प्यार कैसा दिखता है। एक शाम उनके साथ डिनर पर मुझे कुछ एहसास हुआ। मेरे पास पापा थे और वो काफी था। परिवार खून नहीं है। ये वे लोग हैं जो तुम्हें चुनते हैं, जो तुम्हारा सम्मान करते हैं, जो रुकते हैं। मेरी कहानी सुनने वाले सभी लोगों को मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि ये आपको दिखाता है कि परिवार वो है जो आप बनाते हैं, ना कि जिसमें आप पैदा हुए हैं। उन लोगों को चुनें जो आपको ऊपर उठाते हैं, जो आपकी कीमत देखते हैं। मुझे आपके विचार सुनना अच्छा लगेगा। आपके लिए परिवार का क्या मतलब है? कृपया नीचे साझा करें और इस तरह की और कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।